जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है गोयला क्लासेस की तरफ से आपको एनसीईआरटी जो बुक होती है वो आपको बिल्कुल एक आसान शब्दों में समझाई जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिससे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि देखिए, इट्स अबाउट द मीन्स राइटिंग। क्योंकि असली सिलेक्शन आपका जब आप मेंस राइटिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट में आपका मेंस ही काउंट करता है, प्री तो एक क्वालिफाइंग होता है, राइट। तो मेंस वही अच्छा लिख सकता है जिसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। समझ के लिखी हुई चीजें ज्यादा अच्छी रहती हैं, राइट। अगर आप रटते हैं तो आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए गोयला क्लासेस की तरफ से आपको ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स दिया जा रहा है, राइट। तो पॉलिटी के लिए हम जानते हैं हम क्लास 9th से शुरू करते हैं और हिस्ट्री के लिए हम क्लास 6 से शुरू करते हैं। तो ये आज जो लेक्चर आपको मिल रहा है ये पॉलिटी का मिल रहा है। ऑलरेडी काफी पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप एक बार उस सीरीज में जरूर देख लीजिएगा। और आज का भी लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक केस स्टडी को ले रखा है, यानी कि जो रियलिटी थी एक समय पे उसको दर्शा रखा है और उससे उस केस स्टडी से समझा रखा है कि क्यों जरूरत होती है इलेक्शन की, चुनाव की क्यों जरूरत होती है, माफ कीजिएगा, क्यों चुनाव की जरूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक केस स्टडी देखेंगे, क्या है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो एनसीईआरटी शुरू करती है एक हरियाणा के विधानसभा के चुनाव से। क्या कहा जाता है? द टाइम आफ्टर मिडनाइट एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स, एक सेकेंड, पास्ट 5 आवर्स इन अ चौक, द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम, ठीक है। और द ऑर्गेनाइजर एश्योर एंड रीश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी देयर एनी मोमेंट, द क्राउड स्टैंड अप wherever a passing vehicles comes the way, it arouses hope that he has come। अब देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी दिखा रखी है आपको, ये बता रखा है कोई एक लीडर आने वाला है हरियाणा क्षेत्र में, कोई एक नेता आने वाला है, मतलब कोई लीडर आने वाला है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। अब लीडर कौन है? वो है मिस्टर देवीलाल, राइट। ये चीफ है ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति के, ठीक है। संघर्ष समिति के मुखिया है देवीलाल, उनका इंतजार हो रहा है। वो एक मीटिंग को अटेंड करने आ रहे हैं करनाल में। तो यानी कि ये करनाल की बात है, बृहस्पतिवार के रात की, थर्सडे नाइट की, राइट। 76 वर्ष के हैं ये, और इनका ये बता रखा है कि जो पूरा दिन होता है बहुत बिजी रहते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये बिजी चल रहे हैं आजकल। ऐसा कुछ तो हो रहा है जो इतने बिजी चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये असल में क्या है, आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, ठीक है, हरियाणा के। तो यहां पर आप देखेंगे ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड द 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से इन्होंने चुनाव संबंधित 9 बैठकें इन्होंने हैंडल करी है। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर पास्ट 23 मंथ एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, यानी कि 23 महीनों से ये जो चुनाव, आने वाले जो चुनाव हैं उनकी जो रणनीति है उसी से संबंधित ये काम में लगे हुए हैं। कौन? हमारे मिस्टर देवीलाल, जो चीफ हैं संघर्ष समिति के। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात कर रखी है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट देता है कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है हरियाणा के इन 1987, देखिए 1987 की बात हो रही है, ठीक है। इतना पुराना केस स्टडी उठा रखा है, ठीक है। द स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस सिंस 1982। मतलब यहाँ पर जो अखबार छपा है 1987 का, वो कहता है कि जो हरियाणा में 1982 से कांग्रेस सरकार बनी हुई है 1982 से, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि जो हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, इसीलिए हमें दिख रहा है कि 1987 में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में कौन लगे हैं? हमारे लाल सिंह लगे हुए हैं, ठीक है। चौधरी लाल या देवीलाल जी लगे हुए हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, यानी कि जो जिनका इंतजार हो रहा था, जो लीडर थे चौधरी देवीलाल, ये असल में कौन है? एक अध्यक्ष हैं विपक्ष के, ठीक है, सरकारी, अब ये सरकार में नहीं है। लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, यानी कि इन्होंने एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया है जिसका नाम है न्याय युद्ध। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल, और इन्होंने एक नया राजनीतिक दल बनाया है जिसका नाम है लोकदल, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी ने लोकदल बनाया। आगे है हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन किया है इस लोक दल ने, जो किसने बनाया है? देवीलाल जी ने। और इसमें मतलब केवल एक लोक दल ही नहीं है, इसमें अन्य राजनीतिक दल भी हैं, ठीक है, जिनका मकसद है कांग्रेस को सरकार से उखाड़ फेंके, राइट।
In election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loan of farmers and the small businessmen. अब यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं देवीलाल जी द्वारा, या इनकी जो जितने भी सहयोगी हैं वो वादा कर रहे हैं, अगर देवीलाल जी वाली सरकार आ जाती है, यानी कि लोक दल वाली सरकार आ जाती है, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जितने भी छोटे मोटे जो एक बिजनेसमैन हैं, उनके जो लोन है वो माफ कर दिए जाएंगे। ये बात बताई जा रही है। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो लोन माफ करने वाली बात है ये सरकार का पहला काम होगा, ये वचन दिया जा रहा है इनकी तरफ से। आगे देखते हैं, जो लोग हैं दे वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं हरियाणा के, वो जो कांग्रेस सरकार है उससे नाखुश हैं, ठीक है। और जब इसी स्थिति में, इस सिचुएशन में, जब देवीलाल जी इस तरह के वादे कर देते हैं कि भैया लोन माफ हो जाएगा, तो इसलिए लोग क्या हो जाएंगे, खुश, ठीक है। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, यानी कि जब चुनाव होते हैं तो सभी क्या करते हैं, देवीलाल जी को वोट कर देते हैं। और लोक दल क्या होता है, वो कहीं ना कहीं 90 सीटों में से, जो कुल 90 सीटें थी उस समय हरियाणा की, उसमें कितनी सीटें ले आते हैं, 76, ठीक है। अब लोक दल जो है वो खुद ही अकेले दम पे 60 सीटें ले आती है, क्योंकि मैंने बताया था लोक दल के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने भी गठबंधन कर लिया था। मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस को हटाना। और यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट दिख रहा है कि लोक दल ने क्या किया, अकेले ही वो 60 सीटें ले आई। कुल सीटें 76 थी, यानी कि बाकी जो 16 सीटें आई हैं वो अन्य लोगों की आई हैं, ठीक है। 10 अ क्लियर मेजोरिटी इन दी असेंबली, यानी कि अब इससे ये पता चलता है कि पूर्ण बहुमत पाया है किसने, लोक दल ने। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। अब देखिए कांग्रेस जो सरकार में थी 1982 से, अब उसकी स्थिति देखिए, 1987 के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें केवल 5 सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो यहां से हमें दिखता है जनता की शक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेयर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। अब जैसे ही चुनाव आते हैं और जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, जो सिटिंग वाले हैं, यानी कि कांग्रेस के थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। अब हमें क्या नए मुख्यमंत्री दिखेंगे, तो नए मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, देवीलाल जी को ही बनाया जाता है, क्योंकि वो लीडर थे। और यहाँ पर उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नर साहब जो हैं, पहले तो ये देखिए, ये आर्टिकल 153 में आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। संविधान के अनुच्छेद 153 में आते हैं। और जब भी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की, तो वो हमारे राज्यपाल करते हैं, यानी कि गवर्नर करते हैं राज्य स्तर पे। वही अगर केंद्र स्तर की बात होती, तो केंद्र स्तर में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे कौन से अनुच्छेद में आते हैं, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो आते हैं आपके आर्टिकल 52। तो कोशिश करिए साथ साथ जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो आप याद कर लीजिए, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आगे क्या है कि 3 डेज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वेयर डिक्लेयर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे देवीलाल जी क्या बन जाते हैं 1987 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर वो जीत के पश्चात मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब देखिए, ये केस स्टडी आपको दिखाई किस तरह से आपने देखा कि देवीलाल जी शुरुआत करते हैं, किसानों से वादा करते हैं उनका लोन माफ हो जाएगा इस तरह से, और अंत में हमें दिखता है कि लोक दल पूर्ण बहुमत लाती है, 60 सीटें ले आती हैं अकेले ही अपने दम पे, और वहां पर हमें दिखता है अंत में जो देवीलाल जी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। अब ये पूरी जो केस स्टडी बता रखी है एनसीईआरटी में, अब वो देखो उससे हमें क्या सिखा रखा है, कितना बढ़िया। आइए देखते हैं। तो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं देवीलाल जी, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, और जैसे ही वो बनते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करते हैं कि जो भी लोन है वो माफ किया जाएगा, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लोन माफ कर दिए गए, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने वादा किया वो उसे पूरा किया। आगे देखते हैं, हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, यानी कि उनकी पार्टी ने 4 सालों तक शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1991, यानी कि अगला चुनाव है 1991 में, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, यानी कि जो पहला इनको जो एक 60 वोट मिले थे, अब इनको 1991 में इतने नहीं मिले, ठीक है, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। और यहाँ पर हमें दिखता है कि कांग्रेस दोबारा जीत गई और फॉर्म दी गवर्नमेंट, यानी कि देवीलाल जी की जो सरकार थी वो 1991 वाले जो चुनाव थे वहां पर हार गई और कांग्रेस दोबारा आ गई। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है, फिर भी उसको बदल दिया गया, कांग्रेस दोबारा आ गई। यानी कि यहाँ से आपको ये एनसीईआरटी समझाने का प्रयास करेगा कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, जब कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है फिर चुनाव आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अब हमें दिखता है कि इलेक्शन जो है कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है उसमें रेगुलर बेसिस में होता है, ठीक है। जैसे भारत में हर 5 वर्ष में, और जरूरी नहीं है कि हर देश में 5 वर्ष होते हैं। जैसे आप यूएसए ले लीजिए, यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल में होते हैं, राइट। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, कुछ ऐसे भी उदाहरण है कि उन देशों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया है परंतु वहां भी चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों होते हैं। अब इसको लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब इसको समझाने के लिए वो कह रहे हैं, एक परिकल्पना करते हैं कि एक लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं और उसमें चुनाव नहीं डालते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो यहां पर दिखेगा कि अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल डिसीजन। यानी कि चुनाव नहीं कराते हैं। जब भी कोई कानून बनाना हो, देश के जितने भी लोग हैं उनको बैठा दीजिए साथ में और उनसे उनका जो उनका मत है, जो वो चाहते हैं वो बताएंगे। एक तो ये तरीका है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ लार्ज कम्युनिटी। अब भारत में जो 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, वहां पर ये पॉसिबल है क्या? सबको बैठा के हम पूछ सकते हैं क्या? तो ये तो आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है। एक समय जो प्राचीन समय था ग्रीक का, वहां पर वो पॉसिबल था। 100-200 के जो लोग होते थे वो एक सिटी स्टेट बनाते थे, वहां तो पॉसिबल था, परंतु आज ये पॉसिबल नहीं है। भारत में क्या, बहुत सारे जो देश हैं हमारे, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर। यानी कि लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो बैठे रहें और इस चीज में निर्णय लेते रहें, क्योंकि देश को चलाने के लिए तो बहुत कानून बनाने पड़ते हैं। अब रोज रोज आदमी समय कैसे देगा? चलो एक दिन दे भी देगा, रोज तो नहीं दे पाएगा ना। उसको अपने किसी को अपने बच्चे पालने हैं, किसी को अपना करियर बनाना है, तो इस तरह के सबकी अपनी समस्याएं होती हैं, इसलिए वो इतना समय नहीं दे सकते, राइट। Therefore, in most democracies, people rule through their representative। इसीलिए ज्यादातर हमें दिखता है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं और वो प्रतिनिधित्व क्या करता है, उनके बिहाफ में जो विधायिका के जो कार्य होते हैं वो करता है, यानी कि कानून बनाने का कार्य करता है, राइट। आगे इसमें बताया जा रहा है, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे बाय सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। यहां पर एक प्रश्न हो रहा है, क्या बिना चुनाव के प्रतिनिधियों को चुनने का कोई लोकतांत्रिक तरीका है? बिना चुनाव के, लेट्स सी, उसको भी बनाते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, चलो एक सोच के देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि एक विकल्प चुनते हैं जहां पर एक उम्र और तजुर्बे के आधार पे लोगों को चुनते हैं कि वो कानून बनाएंगे। एक तो तरीका ये है, या कि जो एक शिक्षा होती है और नॉलेज होती है, एक्सक्यूज मी, स्टार्ट, जो शिक्षा होती है या जो ज्ञान होता है उसके आधार पे लोगों को चुनते हैं, ठीक है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन विच हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। यानी कि एक तरफ हमने रखे हैं ऐसे लोग जो काफी उम्रदार हैं। अब जब आदमी काफी उम्रदार हो जाता है तो उसको तजुर्बा भी हो जाता है, राइट। इसलिए वर्तमान में हमें दिखता है जो भी हमारे ज्यादातर जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं वो ज्यादातर उम्रदार लोग होते हैं, क्योंकि तजुर्बा भी मायने रखता है। और दूसरी तरफ क्या रखे गए हैं, ऐसे लोग जिनके पास काफी अच्छे नॉलेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से बेहतर कौन है, कैसे निर्धारित होगा, इन दोनों में से अच्छे निर्णय कौन लेगा। But let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require election. अब यहां पर क्या है, but let us say the people can resolve these difficulty, यानी कि लोग क्या करेंगे, ये जो मुसीबत है कौन ज्यादा बेहतर है, इस तरह का प्रश्न आया तो इसको जो लोग हैं वो सुलझा सकते हैं। Clearly, such a place does not require election. आगे देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं ये जो हमने स्थिति दी है, क्या ये एक जगह होगी लोकतंत्र की, ठीक है, ये लोकतंत्र की जगह होगी जहां पर हमने विभाजन किया है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। यानी कि जिनको लिया गया है, जो नॉलेजेबल है, एक तरफ नॉलेजेबल वाले लोग रखे हैं और एक तरफ जिनको अनुभव बहुत ज्यादा है उनको रखा है। अब कैसे पता चलेगा कि लोग इनको सच में चाहते थे, जो लोग हैं, जो आम जनता है। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल। अब क्वेश्चन है, एक और प्रश्न आता है कि इसकी क्या गारंटी है जो ये चुने गए हैं लोग उम्र के आधार पर, मतलब एक तजुर्बे के आधार पे या नॉलेज के आधार पे, ये लोगों के हितों में ही काम करेंगे, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल विद द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन विद द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि
क्या श्योर दैट दोज who the people don't like do not remain their representative, यानी कि यहाँ पर कैसे ये निर्धारित होगा कि जो लोग चाहते हैं कि वो, जैसे कोई व्यक्ति है उसको वो लोग जनता नहीं चाहती है, पर अब वो तो निकाले नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनका जो आधार है, क्योंकि यहाँ तो चुनाव नहीं है, एक बार जो आदमी आ गया तो आ गया, अब चुनाव तो होने नहीं है, तो क्या होगा, चुनाव नहीं होगा तो हो सकता है जनता चाहती नहीं थी उन लोगों को रखना कुछ समय पश्चात जैसे हमें स्टार्टिंग में उदाहरण दिखता है कि कांग्रेस दोबारा जाती है, देवीलाल की सरकार गिर जाती है, हो सकता है देवीलाल ने शुरू में तो अच्छे काम किए हों परंतु बाद में लोगों का शोषण किया हो सकता है, तो इसीलिए जनता ने उनको भी उखाड़ फेंका। परंतु यहाँ पर तो चुनाव का विकल्प ही नहीं है, एक तरफ रख दिए हैं समझदार लोग जिनके उम्र ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, एक तरफ नॉलेजेबल लोग। अब पहले तो प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, चलो ये भी पता चल गया कौन बेहतर है, फिर मानते हैं कि अब लोग उन्हें नहीं चाहते हैं, कुछ वर्षों के पश्चात लोग उन्हें नहीं चाहते हैं, परंतु अब तो वो आ गए क्योंकि चुनाव तो है नहीं, निकाला नहीं जाएगा, राइट। तो ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है प्रश्न। तो ये है कि दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म, यानी कि अब ये जो जितने भी प्रश्न निकले इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, एक तंत्र चाहिए, बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक ऐसा भी तंत्र हो जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुन पाए एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि जिनको हमने चूज किया था, जिनको हमने वोट दिया था, वो लोग अब सही काम नहीं कर रहे तो उनको निकाल भी सकते हैं और नए प्रतिनिधित्व को ला सकते हैं, एंड चेंज देम, ठीक है, इफ दे विश टू डू दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो इसी तंत्र को कहा गया है चुनाव। तो चुनाव से देखिए पहले जो प्रश्न था कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व उनने अच्छी तरीके से नहीं किया है, मतलब जो चुन के आए हैं वो लोगों के प्रतिनिधित्व नहीं थे, जो अभी हमने देखा ना ज्ञान के आधार पे और उम्र के आधार पर वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा, अगर मान लो आगे चल के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं तब भी लोग कुछ नहीं कर सकते, तब भी वो बैठे रहेंगे, परंतु चुनाव इसका निवारण है। चुनाव में क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, यानी कि चुने हुए व्यक्ति को, और अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो अगली जो चुनाव होंगे जो एक अंतराल के बाद होते हैं उसमें उनको नहीं चुना जाएगा, राइट। तो इसका जो उत्तर है वो है चुनाव। तो देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसीलिए चुनाव बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ज्यादातर लोकतंत्र क्या दिखता है हमें, एक प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र दिखता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिखती है, राइट। अब देखिए, इन एन इलेक्शन द वोटर्स में मेक चॉइसेस, यानी कि जो लोग वोट देते हैं, जैसे आम लोग जो वोटिंग करते हैं, हम लोग के लिए वोटर्स कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या विकल्प होता है, दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम, बिल्कुल हम अपना जो भी राजनीतिक दल है जिसको हम चाहते हैं उसको मौका मिलना चाहिए, उसको लेते हैं। जैसे पंजाब में आप देखिए आप सरकार आई है, कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब में आप सरकार आएगी, पर आप आई और अच्छा कार्य कर रही है, राइट। आगे लिखते हैं, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यानी कि सरकार कौन बनाएगा, जैसे कि हमने कहा जिसको सबसे ज्यादा वोट दे देती है जनता, सरकार वही बनाता है, ठीक है। एंड टेक मेजर डिसीजन, यानी कि सरकारी मेजर डिसीजन लेती है, अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो अगले अंतराल में यानी कि अगले चुनाव में क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ठीक है, मतलब कि जो लॉ मेकिंग व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो सही बनी रहे, उसके लिए भी क्या है, हम जो वोटर्स हैं वो किसी को भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब कहने का ये मतलब कि अब चुनाव से फायदा होता है कि वोटर्स जो है, यानी कि जो जनता है, जनता को कहीं ना कहीं एक शक्ति मिलती है, जनता को विकल्प मिलते हैं, जनता को प्रतिनिधित्व मिलता है, जनता को अच्छी सरकार मिलती है। अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो जनता क्या कर सकती है, चुनाव के द्वारा उसको हटा सकती है। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब हम देखेंगे क्या चीज किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। परंतु मैं चाहता हूं पहला जो सेक्शन हमने पढ़ लिया है उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्या किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है वाली जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, वो मात्र आपको पड़ेगा 2,999 का, ठीक है। वैसे इसका प्राइस जो है 5,999 है, परंतु अभी आप जब इसे लॉगिन कर लेंगे तो मात्र आपको 50% डिस्काउंट में ये पड़ेगा 2,999 का। और आप देख ही रहे होंगे किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिससे कि आपकी जो मेंस राइटिंग है काफी स्ट्रांग हो जाए, राइट। बिल्डिंग की जब फाउंडेशन अच्छी होती है तो बिल्डिंग काफी लंबी चलती है, राइट। तो मैं यहीं से लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर हमारे पसंद आते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। आपके जो कमेंट होते हैं हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो यहीं से लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।